तो फेडरलिज्म क्या होता है? एक प्रकार का गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें पावर्स को कम से कम दो टीयर या दो लेवल्स में क्लासिफाइड करते हैं। ये पहला लेवल कौन सा हो सकता है? यूनियन का, जिसे हम अपने कंट्री में केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? स्टेट। ठीक है, हम एकदम कम शब्दों में अगर हम समझना हो तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंटल पावर इज क्लासिफाइड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यूनिट्स। अब इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, भारत एक क्या है? फेडरल कंट्री है। तो हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि इंडिया में भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटी हुई है। इस वजह से इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री होती है। ठीक है, अब ये फेडरलिज्म के कई फीचर्स हो सकते हैं, जैसे क्या कि पावर कम से कम दो यूनिट में बटे होने चाहिए। दूसरा क्या? हर लेवल की जो सरकारें होती हैं, ईच एंड एवरी टीयर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स ऑन द सेम सिटीजन। गवर्न्स ऑन द सेम सिटीजन का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई ये एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब ये व्यक्ति किसी भी इलाके के अंदर क्या रहता है? जैसे आप जौनपुर के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है, जौनपुर में रह रहे हैं। अब ये जौनपुर कहां पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में। अब ये उत्तर प्रदेश कहां पड़ रहा है? इंडिया में। आप ध्यान से समझिए, ये व्यक्ति जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, उत्तर प्रदेश और इंडिया में रह रहा है। तो इंडिया में एक सरकार चलती है जिसको यूनियन लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। इस उत्तर प्रदेश में एक स्टेट लेवल की सरकारें चलती हैं जिसे चीफ मिनिस्टर के अंडर में चलाते हैं। और जौनपुर में कोई गांव या शहर में रहेगा तो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। यानी इस व्यक्ति पर एक, दो, तीन लेवल की सरकारें हैं, तो तीनों लेवल की सरकार गवर्न करती है इसी एक व्यक्ति के ऊपर। क्लियर है? और हर लेवल की सरकारों के पास कौन कौन से पावर हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये क्लियरली मेंशन होता है कहां? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 5 ये है क्या? द यूनियन। द यूनियन के नाम से है। इसका मतलब है कि पार्ट नंबर 5 में केंद्र सरकारों के विषय में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 6 द स्टेट्स, राज्य सरकारों के विषय में सारी व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में है। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 9 ये विलेज पंचायतों के बारे में है, ठीक है। और इसी प्रकार से पार्ट नंबर 9 का ये शहरों की म्यूनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशन के बारे में मेंशन किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्पष्ट देखो यहां पर अलग अलग पार्टों में अलग अलग प्रकार के लेवल की गवर्नमेंट के बारे में क्लियरली एक्सप्लेनेशन है अबाउट द गवर्नमेंट इलेक्टेड, कैसे गवर्नमेंट चुनी जाएगी, कैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और उसके पावर, फंक्शन, उसके सारे काम अलग अलग तरीके से मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। ठीक है, फेडरलिज्म के फीचर में अगला क्या होता है? एक प्रकार की पावर, स्पेशल पावर होती है कोर्ट के हाथों में, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर कोई भी सरकार किसी कानून को बना दे जो बनना नहीं चाहिए था, तो कोर्ट क्या कर सकती है? उनके द्वारा किए गए या उठाए गए कदम में इंटरवेन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, अगला फीचर क्या होता है? इसकी रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, आय। सरकारें पैसा कमाएंगी तभी तो खर्च करेंगी, मेंटेन करेंगी, मैनेजमेंट करेंगी। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है कि हर लेवल की सरकारों के पास कितना सोर्स ऑफ इनकम कहां से आएगा। ठीक है, ये क्लियरली होता है फेडरलिज्म के अंतर्गत। तो ये जितने भी फीचर्स बताए गए ये पूरी तरीके से इंडिया पर इंप्लीमेंटेड होते हैं। That's why we can say that India is a federal country. भारत एक क्या है? फेडरल कंट्री होती है। ठीक है, हाँ नोट कर लो। अब देखो, ये जो फेडरलिज्म होता है वो मोस्टली इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कमिंग टुगेदर
फेडरलिज्म और दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू स्मॉलर यूनिट कंबाइन होकर के एक बिगर यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, तब ऐसे फेडरलिज्म को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। देखो यहाँ पे ब्लॉक्स के रूप में मैंने बनाया, यानी एक ब्लॉक तुम्हारा ये हो गया और छोटे छोटे ये ब्लॉक हो गए, मतलब एक पावर दो पावर, यानी दो लेवल की पावर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये फेडरलिज्म हो गया। क्योंकि छोटे छोटे मिलकर के बड़ा बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हो गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की कहानी हिस्ट्री बताई गई, कैसे छोटे छोटे कंट्रीज मिलकर के बड़ा यूनाइटेड किंगडम बन गए। अब होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, जब एक बड़ी कंट्री या बड़ा यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए खुद को छोटे छोटे पार्टों में क्लासिफाइड करे, तब ऐसे सिस्टम को होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया, बेल्जियम, ईटीसी। इंडिया एक बड़ी कंट्री हो गई, इसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को 28 स्टेट्स में क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 28 स्टेट क्या है, वो इंडिया का पार्ट, तो पावर दो ही है, एक तो पूरे कंट्री में चल रही है सेंट्रल लेवल की, और एक हर एक पर्टिकुलर स्टेट में चल रही है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये तो फेडरलिज्म है, लेकिन पूरी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट में क्लासिफाइड किया गया है, तो इस वजह से ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा मोस्टली किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर इस केसेस में, इस फिगर में और इस फिगर में थोड़ा एक चीज देखो, यहां पर इनकी अपनी एक आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही है, जबकि इनकी नहीं पता चल रही है। यही होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, स्मॉलर यूनिट की अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, जबकि यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, इंडिया में ये व्यवस्थाएं चलती हैं, बेल्जियम में भी ये व्यवस्था चलती है, यूनाइटेड किंगडम यूएसए में ये व्यवस्था कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म वाली चलती है। ठीक है, ये दो फेडरलिज्म के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब